हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और यार यहाँ पर मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो जीएस के 25 क्वेश्चंस हैं ये टोटल। और यहाँ पर हम मॉक टेस्ट आपका डिस्कस करेंगे, जितने भी जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली जो हैं कुछ ना कुछ अपलोड कर ही रहे हैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज। ठीक है, बजट भी मैंने अभी एक वीडियो डाला है, तो दूसरा वीडियो भी वो बहुत जल्दी आ जाएगा। सो यहाँ पर रहेंगे जीएस के ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? देखो यहाँ पर डेट्स ना बहुत ईजी दी हैं। 1927 पर हर कोई जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इस पर टिक कर देगा। लेकिन अगर आपको डेट्स दे दी जाती है 1927, 1928, 1930 एंड लेट्स से 1919, ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बिकॉज कई जगह पर बच्चों ने मोस्टली 1928 पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं क्या है 1927। देखो एग्जैक्ट डेट अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि साइमन कमीशन को इंडिया भेजा कब गया था, तो भेजा तो उसको 1927 में गया था, लेकिन 1928 ये ऐसा ईयर था जिस टाइम पर साइमन कमीशन इंडिया में अराइव हुआ था। ठीक है, सो 1928 वॉज द ईयर व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। फिर बात करती हूँ 1930। 1930 वो साल था जब साइमन कमीशन का जो फाइनल रिपोर्ट था ना वो पब्लिश हुआ था। इसके अलावा 1930 में आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था और ये सेंट हुआ था इंडिया में। और 1919, देखो 1919 भी साइमन कमीशन से रिलेटेड है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, और इसी एक्ट को रिन्यू करने के लिए हमने आज से 10 साल के बाद साइमन कमीशन अपॉइंट किया था। ठीक है, तो वो डिटेल्स भी मैंने बहुत बारी डिस्कस करा हुआ है। इस वजह से अगर आपको ये डेट्स बहुत ही इजी हैं और इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। बट इफ़ इन केस आपको ये डेट्स दी जाती हैं, इसके आगे पीछे कोई डेट्स दी जाती हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेगा। 1927 में भेजा गया था, 1928 में वो इंडिया में अराइव हुआ था, 1930 में साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था वो फाइनल पब्लिश हुआ है, और 1919 वो साल है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 का। और इस एक्ट में एक प्रोविजन ये था कि इस एक्ट को आज से 10 साल के बाद रिन्यू किया जाएगा। साइमन कमीशन उसी से रिलेटेड सेंड किया गया था, इसी एक्ट को रिन्यू करने के लिए। ओके, सो आई होप अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस टॉपिक पे। ओके, आगे बढ़ती हूँ। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्टैनले बैल्डविन थे। जब साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्टैनले बैल्डविन। ठीक है, और यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी इसी वजह से किया था क्योंकि कोई भी इंडियन जो है वो अपॉइंटेड नहीं था यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ती हूँ। डुअल गवर्नमेंट जो है वो बंगाल में किसने अबॉलिश किया था? ठीक है, सो डुअल गवर्नमेंट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम अबॉलिश किया था। डुअल गवर्नमेंट का मतलब है डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब कुछ दिया है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब है डबल गवर्नमेंट। 1772 में इसको एंड किया गया था, और 1765 से लेकर 1772 तक जो डुअल गवर्नमेंट था वो बंगाल में आया था। डुअल गवर्नमेंट में जो बंगाल था इट वाज डिवाइडेड, द एडमिनिस्ट्रेशन जो थी बंगाल की वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, दीवानी एंड निजामत। ओके, इस वजह से हम इसको डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, देखो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के। और विलियम बेंटिक, ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेगा, विलियम बेंटिक जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं ब्रिटिश इंडिया के। इंडिया के गवर्नर जनरल पूछेंगे विलियम बेंटिक पर टिक करेंगे। गवर्नर जनरल बंगाल का फर्स्ट पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर टिक किया जाएगा। सर जॉन शॉ के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने ही सर्व्ड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस ईयर तक। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी लड़ा है, और उसके साथ साथ इन्होंने पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर जो है वो भी अडॉप्ट की है। ठीक है, सो हम इसी जो हमारा आंसर रहेगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही रहेगा, जिन्होंने डबल गवर्नमेंट जो था बंगाल में उसको एबॉलिश किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हिक्कत डांस, देखो हिक्कत डांस J&K के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। हिक्कत डांस जो है इट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी, तो ऑब्वियसली J&K से रिलेटेड है हिक्कत डांस। हिक्कत डांस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पेयर्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आर्म्स को एक्सटेंड करके, बॉडी को इंक्लाइन करके, और ये गोल चक्कर में घूमा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ी लोग इसको परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा स्प्रिंग सीजन में कश्मीर में यूजुअली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, J&K के और कौन से डांस है, दमाली हो गया, रौफ हो गया और मंदजस। ठीक है, मंदजस, तो डांसेस याद रखेंगे J&K के। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ और भी स्टेट्स के फोक डांसेस दिए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के कोलातम, भुगातम, भामा कालपम और तपेता गुलू। ठीक है, लक्षद्वीप के ये जो लावा डांस है ना, इस पे बहुत बारी क्वेश्चन बनता है। लक्षद्वीप का लावा डांस पे बहुत बारी क्वेश्चन बनता है, आई एम अगेन रिपीटिंग। उसके अलावा जो डांसेस हैं लक्षद्वीप के, कोलकली है, परिचालाकी है। ठीक है, त्रिपुरा के हैं होजागिरी, गारिया, झूम, झूम इज इम्पॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा गया है, मसक सुमनी। ठीक है, महाराष्ट्र के लेजिन, इसके अलावा लवाना डांस भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो लेजिन है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, लवाना डांस है उस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो रिवर है वो एस्चुरी फॉर्म करता है। ठीक है, देखो दो टर्म्स होते हैं, ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, बट पता होना चाहिए आपको। एक है एस्चुरी और दूसरा है डेल्टा। ठीक है, एस्चुरी एंड डेल्टा। एस्चुरी का क्या मतलब है, डेल्टा का क्या मतलब है, ये क्लियर आपको एक डायग्राम दिया, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो अगर जो रिवर्स जब निकलती हैं तो यूजुअली कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो सीधे या तो सीज फॉर्म करेंगी या तो ओशंस फॉर्म करेंगी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक ब्रॉड आपको एक सी देखने को मिलेगी, ओशन देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है एस्चुरीज। डेल्टास क्या है, एक ही रिवर निकल रही है और वो सब डिवाइड हो रही है आगे फर्दर रिवर्स में। ठीक है, तो इसको बोला जाते हैं डेल्टास फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा है इसमें से कौन सा रिवर है जो एस्चुरी फॉर्म करता है, मतलब लार्ज ओशन फॉर्म करेगा या लार्ज सी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा तापी। ओके, तापी जो है इट इज द वर्ल्ड्स, अगर मैं वर्ल्ड नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी होती है, जैसे अगर ये मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं जो आपके ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ जाकर जो हैं या तो वो डेल्टास फॉर्म करेंगी या तो एस्चुरीज फॉर्म करेंगी। लेकिन जो आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी दो ही रिवर्स हैं। ठीक है, एक है तापी विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर। फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। ठीक है, एक हिंट दे देते हैं, वो आपकी जो ओरिजिन है उस रिवर का वो अमरकंटक हिल्स है। आई होप अब आप इसका मुझे आंसर दे पाएंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, ओके, तापी की और बात करूं तो एज आई सेड ये सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसको नर्मदा का ट्विन और हैंडमेड भी बोला गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज नर्मदास ट्विन। ठीक है, इतनी हाइट पर ये ओरिजिनेट करती है, हाइट आपसे डाटा कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कौन से रिजर्व फॉरेस्ट से ओरिजिनेट करती है। मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगेन इतने किलोमीटर्स तक ये फ्लो करती है, कोई डाटा नहीं पूछेगा। अनटिल एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ कैम्बे, ये पूछ सकते हैं कि कौन से गल्फ से जो है ये निकलकर अरेबियन सी में ये पूरी जो रिवर है वो फ्लो करती है। सो इट इज द गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, आई होप द इंफॉर्मेशन इज क्लियर। इसके अलावा कुछ और बातें भी दी गई हैं। कावेरी रिवर के बारे में बोला गया है, कावेरी को इस तरीके से भी स्पेल किया जाता है, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर है। ये ब्रह्मगिरी हिल में ओरिजिनेट करती है। एक रिवर मैंने तुम्हें बताया अमरकंटक हिल, उसका तुमने मुझे नाम बताना है। ब्रह्मगिरी हिल पे कौन ओरिजिनेट करती है, कावेरी। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ दी साउथ जो है कर्नाटका के, वहां पर हमें देखने को मिलती है। गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी जो डेल्टा है इट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस, इतने लॉन्ग गोदावरी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी, और कहाँ पर ओरिजिनेट करती है, आंध्र प्रदेश में। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ओरिजिनेट करेगी, सेंट्रल इंडिया हिल से बाउंड की जाती है। महानदी को ग्रेट रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, सोर्स क्या है, दंदा कन्या। ठीक है,
एग्जैक्ट सोर्स पूछा जा सकता है आपसे, धंधा करना। अगेन मैंने जैसे बताया छत्तीसगढ़ में है तो एग्जैक्ट सोर्स है धंधा करना। ओके नेक्स्ट, इसमें से हु अमंग्स दीज क्लिंच्ड मेंस डबल टाइटल एट स्विस ओपन 23। तो स्विस ओपन 23 में इसमें से किसको मेंस डबल टाइटल दिया गया है? योर करेक्ट आंसर वुड बी सात्विक चिराग। ठीक है, सात्विक चिराग। क्वेश्चन बनते हैं स्विस ओपन 23 किससे रिलेटेड है? तो मैं आपको बता दूं ये बैडमिंटन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया होगा, यस दिस इज योर इंफॉर्मेशन। तो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। और पूछा जाएगा कि कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पर हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में इट टुक प्लेस। ओके, नाम याद रखना है सात्विक चिराग, स्विस ओपन 23। ओके नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है या डील करता है विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? मनी बिल से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो यहाँ पर कुछ आपको 4 आर्टिकल्स दिए हैं। करेक्ट आंसर जो आपका बन जाता है वो है 110। ठीक है, तो 110 पर टिक लगा देंगे। एक और आर्टिकल मैं आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे बताएं 112 किससे डील करता है? ठीक है, 112 आर्टिकल मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। अगर आपने बजट का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी इस आर्टिकल का जिक्र किया हुआ है। तो 112 जो आर्टिकल है ये आपका बजट से ही डील करता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि बजट जो है वो एज इट इज बजट वर्ड मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड मेंशन है बजट से रिलेटेड वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो बाकी आर्टिकल्स की भी बात कर लेते हैं। 120 डील करता है जो लैंग्वेज यूज करी जाती है पार्लियामेंट में। आर्टिकल 100 डील करता है वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज और इस सब की बातें होती है। 115 डील करता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है, तो ग्रांट्स देनी है या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं इनसे डील करता है। एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम मुझे डिफरेंस बताओगे। एक टर्म होता है लोन और दूसरा टर्म है ग्रांट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कई बार आप न्यूज़ में देखते हैं हमारी कंट्री ने इतने पैसे भाई ग्रांट करे हैं श्रीलंका को, इतने पैसे ग्रांट करे हैं टर्की को, या हमने इतना लोन दिया है, ठीक है, या हमने इतना लोन लिया है IMF से। ठीक है, तो लोन और ग्रांट के बीच में डिफरेंस तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, बेसिक डिफरेंस है एक। ओके, तो मनी बिल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 110। ओके, जीन्स इन अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में जो जीन्स हैं वो किससे रिलेटेड होता है? लोकेटेड इन, लोकेटेड कहाँ पर लोकेट किए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बायो का क्वेश्चन बन जाता है। और जीन्स बेसिकली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी आपकी आप बोलते हैं कि ये हमारे जीन्स में ही है, तो हेरिडिटी। ठीक है, आपके फादर से आप में आए होंगे, आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर में आए होंगे, इस तरीके से हेरिडिटी होती है, जिससे आपकी हाइट हो सकती है, आपके फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स के लिए। ओके, सो जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? अगेन आपसे क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। ठीक है, ओके, सो क्रोमोसोम्स में इंक्लूडेड होते हैं। और अगर मैं और बात करूं तो जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स आर सेगमेंट्स ऑफ DNA। ठीक है, तो DNA के ही सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब के भाई CEO अभी कौन अपॉइंट करे गए हैं? योर करेक्ट आंसर वुड बी नील मोहन। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका पराग अग्रवाल, ये भी बहुत न्यूज़ में थे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पराग अग्रवाल जो हैं वो CEO अभी बनाए गए थे किसके? ट्विटर के। ओके, सो ये हमारे लिए बेसिकली और ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूट्यूब के नए CEO जो अपॉइंट करे गए हैं? बिकॉज ये इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन है जिनको अभी अपॉइंट किया गया है। ओके, सो सूजन वोजोकी जो हैं ये पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी थी। ठीक है, और किसके थे? यूट्यूब के ही थे, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रीवियस ईयर के प्रेसिडेंट थे, और प्रीवियस CEO भी ये रह चुके थे। ठीक है, ओके, यूट्यूब के फाउंडर्स कौन है? जावेद करीम, हर्ले एंड स्टीव चेन। ठीक है, फाउंड कब किया गया था? 2005 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गूगल। ओके,
इसमें से कौन सी कमीशन है जिसने लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति 4.0 कैंपेन? डिजिटल शक्ति की बात हुई है, याद रखना यार, ये ऐसी जो टर्म्स होते हैं ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। यहाँ पर मोस्टली विमेन की एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, शक्ति जब वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, इन्होंने 4th फेज अभी लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति, और इसमें विमेन को एम्पावरमेंट देने की बात करी गई है, विमेन की स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करी गई है, ठीक है। और जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड है उनसे ऊपर बात करती है। किससे कोलैबोरेशन के साथ इसका काम किया जा रहा है? तो साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के साथ मिलकर जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च किया गया है। चेयरपर्सन कौन है इसकी? अभी श्रीमती रेखा शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। ये जो हैं ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने फॉर्म किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और उस टाइम पर जो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उसका नाम था ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो ये 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया है, और किसके रिकमेंडेशन पर इसको अपॉइंट किया गया था? के संथानाम कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ, किससे रिलेटेड है? करप्शन को प्रिवेंट करने में। तो के संथानाम जो कमिटी है वो किससे रिलेटेड है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड है, ओके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये स्टैब्लिश तो 1993 में कर दिया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, और इसको फर्दर अमेंड किया गया है 2006 में, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं अबाउट द बॉडीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम? रेट ऑफ ट्रांसफर, सबसे ज्यादा हीट जो है कैसे ट्रांसफर करी जाती है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है? तो द प्रोसेस इज रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जहां पर जो हीट है वो ट्रांसफर करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और किसी भी मटेरियल को ये हीट कर सकते हैं, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए। रिमेंबर, कन्वेक्शन की बात करूं तो ये लिक्विड्स में या गैसेस में ही कंडक्ट होता है, और हीट जो है वो ट्रांसफर किया जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर से हीट को ट्रांसफर किया जाता है, इसको भी मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफर होने के लिए। कंडक्शन की बात करते हैं तो ये वो मोड है ट्रांसमिशन का जहां पर हीट जो है वो ट्रांसफर होती है बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन से ट्रांसफर करी जाती है। कंडक्शन को भी मीडियम चाहिए होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए, और रेलिवेंट किस में होता है ये? स्पेशली सॉलिड में, ठीक है। सो कंडक्शन रेलिवेंट ओनली टू सॉलिड, कन्वेक्शन सॉलिड और लिक्विड्स दोनों के, लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए होता है, और रेडिएशन जो है ये किसी भी फॉर्म ऑफ मटेरियल में जो है ये हीट ट्रांसफर कर सकता है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो रेडिएशन ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ द लाइट, इतनी इसकी स्पीड होती है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। नेक्स्ट, अच्छा, इन विच ईयर चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड? तो चंद्रयान 1 जो है कौन से साल में लॉन्च किया गया? 2008 में। इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 1 किससे रिलेटेड था? तो हमने पहला मिशन, इंडियन मिशन जो मून के ऊपर भेजा था उससे रिलेटेड है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लॉन्च व्हीकल का नाम भी याद रखेंगे, PSLV C11, ओके। चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड बाय, तो इसका लॉन्च जो व्हीकल है वो भी याद रखेंगे चंद्रयान 2 का, GSLV MK3 MK1, ओके। GSLV MK3 MK1 आपसे पूछ सकते हैं किसका लॉन्च व्हीकल है? चंद्रयान 2 का, क्लियर। 2019 में लॉन्च किया गया था, अगेन श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसरो जो है वो रिलेटेड होता है जब भी आप किसी भी मिशन की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, कौन सी बॉडी से रिलेटेड होती है? इसरो, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। फाउंडर कौन है भाई साहब इंडिया इसरो के? विक्रम साराभाई, 1969 में फाउंड करी गई थी, ओके। नेक्स्ट, इसमें से विच ऑफ द बैटल पेव द वे फॉर द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखने के लिए इसमें से ऐसा कौन सा बैटल था जिसने जब हुआ तो उसके बाद मुगल एम्पायर ने अपना फाउंडेशन रखा? सो इट वाज नन अदर देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में होता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली आपसे बहुत बड़ी सवाल बनता है, किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में।